हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग पहले कर रहे थे उसी के क्वेश्चंस को। तो 75 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो चुका था और अब हम 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन से गैर संवैधानिक निकाय है? तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है और ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है 1, 2 एंड 3 एंड डी है 2 एंड 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 एंड 3, बिकॉज जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, ये आर्टिकल 338 में है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर है इसका डी यानी 2 एंड 3। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस अर्थ में एक संवैधानिक निकाय है कि इसे प्रत्यक्ष रूप से संविधान के आर्टिकल 338 ए के द्वारा स्थापित किया गया है। ओके, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो आर्टिकल 338 ए में है और आर्टिकल 338 जो बी है उसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी और यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। ठीक है। और आप बात कर सकते हैं नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। और नीति आयोग जो है भारत सरकार का नीति संबंधी एक थिंक टैंक है और एडवाइजरी कमेटी के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत यथा प्रत्याभूत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल हैं? 1 है मौन रहने की स्वतंत्रता, 2 है हड़ताल का अधिकार, 3 है प्रमाण का अधिकार, 4 है सरकारी गतिविधियों के संबंध में जानने का अधिकार। ऑप्शंस देखते हैं इसके 1, 3 एंड 4। बी कह रहा है ओनली 4, सी ओनली 2 एंड 3 एंड डी कह रहा है 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। ए हो सकता है 1, 3 एंड 4। ओके, मौन रहने की स्वतंत्रता है और प्रमाण का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के संबंध में जानने का अधिकार है। आरटीआई एक्ट की तरह ही बात करता है ये। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। ओके, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, मतों, विश्वासों, मान्यताओं को अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। ओके, क्या क्या इसमें शामिल है आर्टिकल 19 में देखते हैं। अपने विचारों के साथ ही साथ दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ओके, व्यापारिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारण का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के संबंध में जानने का अधिकार, प्री सेंसरशिप आरोपित करने के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन तथा धरने का अधिकार, किंतु हड़ताल का राइट नहीं है। और फ्रांस में हम देखते हैं हड़ताल को एक कानूनी राइट के तौर पर उनको सिटीजन्स को दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठा रखते हैं। भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा आई थिंक ना तो 1 ना 2, बिकॉज भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और जो भारत के जो सिटीजन्स हैं वो केवल यूनियन के प्रति ही निष्ठा रखते हैं, स्टेट के प्रति नहीं रखते हैं। और केवल जन्म से यानी बाय बर्थ जो पर्सन है वही राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा नहीं है। और ये वाली जो क्वालिफिकेशन ही अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई होती है कि वहाँ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेगा व्यक्ति वो बाय बर्थ अमेरिका का राष्ट्रपति होना चाहिए। ओके, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय नहीं थी। ओके। सेकंड है, संविधान सभा का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था, नहीं। थर्ड है, संविधान सभा भारत की पहली संसद बनी थी, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है सी, यानी केवल 3। एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा तैयार योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में किया गया था। ओके। संविधान सभा को पूर्णतः एक संप्रभु निकाय बनाया गया था। यह अपने अनुसार किसी भी प्रकार के संविधान का निर्माण कर सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त या परिवर्तित करने हेतु सक्षम बनाया था। ओके। इसने एक विधायी निकाय के रूप में कार्य किया, अर्थात इस सभा को 2 पृथक कार्य सौंपे गए थे। ये मैंने बहुत मैनी टाइम्स आपको ये एक्सप्लेन किया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 तरह से काम करती थी। जब एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती थी तो इसके जो चेयरपर्सन थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और एज अ पार्लियामेंट काम करती तो इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर जीवी मावलंकर जी। ठीक है। ये सावलंकर नहीं है, मावलंकर हैं, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों कार्य संविधान का निर्माण कार्य संपन्न होने तक, अर्थात 26 नवंबर 1949 तक कॉन्टिन्यूसली ऐसा ही चलता रहा था। और संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित नहीं की गई थी, और तथापि सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, ईसाई, SC ST और इन सभी वर्गों की महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। ओके। और नंबर 2, केवल राष्ट्रपति ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि कोई प्रकरण संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं ऊपर इस कथनों में से कौन सा सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर देखते हैं, D ना तो 1 और ना ही 2। चलिए, कम टू द एक्सप्लेनेशन। 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में ये निर्णय दिया था कि संविधान का एक मूल ढांचा है, कोई भी, यहाँ तक कि संसद भी संशोधन के द्वारा इस मूल ढांचे का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। और न्यायालय ने 2 और कार्य किए। पहला, इसने कहा कि संपत्ति का जो अधिकार है विवादित मुद्दा मूल ढांचे का भाग नहीं है, इसलिए इसे उपयुक्त रूप से संक्षिप्त किया जा सकता है। दूसरा, ये कहा कि न्यायालय ने निर्णय लेने के अपने अधिकार को आरक्षित रखा और विभिन्न मामलों में से कौन से संविधान के मूल ढांचे का भाग है, यह मामला संभवतः इस बात का सबसे बेहतर उदाहरण है कि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने हेतु अपनी शक्ति का किस तरह से यूज़ करती है। ओके, नाउ संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी जॉइंट जो कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर पूछा गया है कि संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर इसे राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जा सकता है। नंबर 2, इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। ओके, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। A है केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C 1 और 3 एंड D है 1, 2 और 3। ओके, तो देखते हैं। राइट आंसर है इसका C यानी 1 और 3। संबंधित राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर इसे राष्ट्रपति बना सकते हैं। ठीक है। और यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। भाई, राष्ट्रपति ने ही बनाया है तो राष्ट्रपति के प्रति ही रेस्पॉन्सिबल होंगे और अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को ही देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे उच्चतम न्यायालय क्या न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद निर्धारित करे। और थर्ड है, वह संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ओके, तो यहाँ देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए केवल 1 एंड 2, बी केवल 2, सी केवल 3 एंड डी केवल 1 एंड 3। तो राइट आंसर है इसका डी, यानी 1 एंड 3। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन महान्यायवादी बनाया जा रहा है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद निर्धारित करे, नहीं, वो ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो प्रेसिडेंट निर्धारित करे। देन वह संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जो महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनके पास ये राइट होता है कि संसद की दोनों हाउसेस में या फिर जॉइंट जो उनकी मीटिंग होती है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य संविधान सभा द्वारा निष्पादित किए गए थे। भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने का अनुसमर्थन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अंगीकरण, एंड थर्ड है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन। तो देखते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 1 एंड 2, सी कह रहा है ओनली 2 एंड 3 एंड डी 1, 2 एंड 3। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है डी, यानी 1, 2 एंड 3। तीनों ही जो वर्क्स थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किए थे। भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता का अनुसमर्थन और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अंगीकरण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन एज अ प्रेसिडेंट। ओके, इसके साथ ही कुछ और भी यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज का अंगीकरण किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर उनका इलेक्शन किया गया था। ओके, ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता और स्वतंत्रता के मध्य उचित संबंध को प्रतिबिंबित करेंगे। समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों के वर्चस्व की स्थिति उत्पन्न करती है। ओके, स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को समाप्त कर देगी। ओके, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी 1 एंड 2 बोथ, एंड डी कह रहा है ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर चेक करते हैं, सी 1 एंड 2 बोथ। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 के अपने भाषण में ये कहा कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है। इसका अर्थ जीवन की एक पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जीवन के सिद्धांत हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के इन सिद्धांतों की त्रिमूर्ति को अलग अलग रूप में नहीं माना जाना चाहिए। बाकी आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ रीड कर सकते हैं। ओके, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समिति, तो यहाँ समितियाँ हैं, उनको मैच करना है। ओके, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये राइट है। राज्यों से वार्ता हेतु समिति सरदार पटेल, नो, ये राइट नहीं है। संघ संविधान समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ये भी राइट है। तो इसका आंसर चेक करते हैं, बी, यानी 1 एंड 3। ठीक है, संघ संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सी कमेटीज़ थी। संघ शक्ति समिति थी, संघ संविधान समिति थी, राज्य समिति है, और राज्य से वार्ता हेतु समिति जिसको बोलते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के पास थी। पटेल के पास, सरदार पटेल के पास थी प्रांतीय संविधान समिति। मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, वर्जित क्षेत्रों के लिए परामर्श समिति थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास नियम और प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आयोग हैं यहाँ यानी कमीशंस हैं, और इसके अंतर्गत क्या आता है वो दिया हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ओके, तो यहाँ उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? आ केवल 3, बा कह रहा है केवल 1 एंड 2, सी कह रहा है केवल 2 एंड 3 एंड डी कह रहा है 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर है सी, 2 एंड 3। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसलिए केवल 2 और 3 राइट है। ओके, ना 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ओके, नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक निकाय का गठन किया गया। एंड नंबर 3, सिविल सेवकों के चयन और भर्ती हेतु खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली का शुभारंभ किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1, बी केवल 1 एंड 3, सी केवल 2 एंड डी 1, 2 एंड 3। तो राइट आंसर है इसका ओनली 1। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था, इसमें कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर्स थे उनको अलग अलग किया गया था। ठीक है, और इसने निदेशक मंडल को कंपनी के वाणिज्यिक यानी कमर्शियल मैटर्स के प्रबंधन की अनुमति दे दी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका गठन किया गया था और इस तरह से द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, देन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स थे इनके लिए अलग अलग प्रणाली स्थापित की गई थी, और इसलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो राइट नहीं है। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, इसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसमें सिविल और मिलिट्री जो भी पावर्स थी वो इनको दे दी गई थी, और पहले जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया, और भारत के जो गवर्नर जनरल थे इनको संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संदर्भ में विधायी जो शक्तियाँ थी लेजिस्लेचर जो पावर्स थी वो उनको दे दी गई थी। देन ईस्ट इंडिया कंपनी की एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। एक तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी, और इसमें ये प्रावधान किया गया कि भारत में कंपनी का जो टेरिटोरियल जो रहा है एरिया, तो उसके पास ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के अधीन वो रहेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम में जो भी सिविल सर्वेंट्स थे उनके चयन हेतु खुली प्रतिस्पर्धा का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था, और इसके साथ ही आप यहाँ बाकी का रीड कर सकते हैं। देन संविधान का अनुच्छेद 15 यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल इस आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। नंबर 1 जाति, 2 जन्मस्थान, 3 भाषा, 4 धर्म। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ओके, ए केवल 1 एंड 2, बी 3 एंड 4, सी 1, 2 एंड 4 एंड डी 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका राइट आंसर है सी 1, 2 एंड 4। ठीक है, भाषा के बारे में बात नहीं की गई है। तो कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जिनके आधार पर जो राज्य है, जो स्टेट है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये हम लोगों ने बात की है पहले भी। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान है। इस प्रावधान में 2 महत्वपूर्ण यहाँ शब्द हैं, विभेद और केवल, यानी ओनली और डिस्क्रिमिनेशन। तो विभेद का मतलब क्या होता है? किसी मामले में हानिकारक भेदभाव या प्रतिकूल रूप से अन्य किसी में अंतर करना, और केवल यानी ओनली शब्द का मतलब यहाँ ये है कि अन्य आधारों पर विभेद का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकाल के समय भारत की संघीय संरचना का एकात्मक संरचना में परिवर्तन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ओके,
और 2 कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। सो नाउ कम टू द ऑप्शंस। ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एंड 2 बोथ, एंड डी है ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ना तो 1 और ना ही 2। आपातकाल के समय भारत की संघीय संरचना का एकात्मक संरचना में परिवर्तन जर्मनी के वाइमर संविधान से नहीं लिया गया है, और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता नहीं है। मूल अधिकारों का निलंबन तो होता है लेकिन ये अद्वितीय विशेषता नहीं है। नाउ यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो विदेशी राज्य क्षेत्र के व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसमें है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी है उच्चतम न्यायालय, सी केंद्र सरकार, एंड डी संसद। ओके, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो सकता है सी यानी केंद्र सरकार। तो यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार यह निर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों में से कौन भारत के नागरिक बनेंगे, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो लिखित तिथि में भारतीय नागरिक बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पांडिचेरी यानी वर्तमान नाम पुडुचेरी भारत का एक हिस्सा बना तो भारत सरकार के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता आदेश 1962 जारी किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में भारत द्वारा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। ओके, नंबर 2, भारत केवल अध्यर्पण के माध्यम से विदेशी क्षेत्रों को अर्जित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एंड 2 बोथ, एंड डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, डी ना तो 1 और ना ही 2। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नागरिक की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। के नंबर 2, वह युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से व्यापार या संचार करता है, एंड डी नंबर 3 है नागरिकता अवैध तरीके से प्राप्त की गई हो। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 एंड 2, बी केवल 1 एंड 3, सी 2 एंड 3, एंड डी 1, 2 एंड 3। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी 1, 2 एंड 3। तीनों ही ऑप्शंस में अगर इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो जो सिटीजनशिप है उसको रद्द किया जा सकता है। और सिटीजनशिप गेन करने की क्या क्या शर्तें हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो आप देख सकते हैं मेरी सिटीजनशिप वाली वीडियो में। नाउ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों में से किसे या किन्हें संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो जीवन का अधिकार, नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नंबर 3 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस है ए केवल 2 एंड 3, बी केवल 1 एंड 2, सी केवल 3, एंड डी केवल 2। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर ओनली 3 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी पदावधि 5 वर्ष की होती है। नंबर 2, उसे लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करना चाहिए या उसे कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। नंबर 3, वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, एंड डी 1, 2 एंड 3। इसका राइट आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन
ये सारी, इनके साथ ही सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। उन्हें संसद सदस्य या किसी भी राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का मेंबर नहीं होना चाहिए और कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो ये सारे स्टेटमेंट हैं जो राइट हैं। ओके। भारत में संविधान का उपयोग सरकार के संचालन हेतु मूलभूत फ्रेमवर्क के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है? ए, न्यायपालिका और राजनीतिक परंपराओं ने संविधान के कार्यान्वयन में मौजूद लचीलेपन को प्रदर्शित किया है। बी, संविधान का मूलभूत फ्रेमवर्क हमारे देश के लिए अनुकूल है। सी, संविधान निर्माता अत्यधिक दूरदर्शी थे, उन्होंने अनेक भावी परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किए। एंड डी, भारत का संविधान पवित्र दस्तावेज है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी भारत का संविधान पवित्र दस्तावेज है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हित समूह और जन आंदोलन दोनों की सामान्य विशेषताएं हैं? नंबर 1, दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, दोनों की संरचना असंगठित होती है और निर्णय प्रक्रिया अनौपचारिक और लचीली होती है। नंबर 3, दोनों मुख्य रूप से स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर निर्भर होते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, यानी ऑप्शन है इसके केवल 1। ओके, ऑप्शन बी है केवल 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 एंड डी 1, 2 एंड 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए, यानी केवल 1। दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। देन, भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित में से किसकी गारंटी प्रदान करता है? तो इसके ऑप्शंस हैं। पहले बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पर समानताएं दी गई हैं। पहली है प्रतिष्ठा की समानता, नंबर 2 है अवसर की समानता, 3 परिणामों की समानता एंड 4 विधि के समक्ष समता। ओके, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 3, बी कह रहा है 2, 3 एंड 4, सी 1, 3 एंड 4 एंड डी 1, 2 एंड 4। तो इसका राइट आंसर हो सकता है डी, यानी 1, 2 एंड 4। परिणामों की समानता जैसा कोई भी जो राइट है वो नहीं मिला हुआ है राइट टू इक्वलिटी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कानूनों के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले प्रावधान शामिल हैं? नंबर 1, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी। नंबर 2, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। नंबर 3, वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 1 एंड 3, डी 1, 2 एंड 3। तो इसका राइट आंसर हम लोग चेक करते हैं डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इन तीनों के ही तहत मूल कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं। ओके, बाकी आप एक्सप्लेनेशन में इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, इसे सेवाओं के वर्गीकरण और चयनित उम्मीदवारों के संवर्ग प्रबंधन का आदेश प्राप्त है। नंबर 2, यह अपनी वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। नंबर 3, संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा इसके क्षेत्राधिकार में विस्तार किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी केवल 3 एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं, सी यानी केवल 3। ओके, संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा इसके क्षेत्राधिकार में विस्तार किया जा सकता है। तो यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, तो इसके क्षेत्राधिकार में अगर इसकी बात की जाए, इसके राइट्स में अगर विस्तार करना है तो संसद कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि भारतीय संसदीय प्रणाली मुख्य रूप से ब्रिटिश
पद्धति पर आधारित है, तथापि निम्नलिखित में से कौन से इन दोनों के मध्य मूल अंतर है? नंबर 1, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभु नहीं है। ओके। नंबर 2, जहां ब्रिटिश राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है, वहीं भारतीय राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ओके। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एंड 2 बोथ, और डी कह है कि ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ए यानी केवल 1। ब्रिटिश संसद भारतीय संसद जो है ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभु नहीं है। ओके, तो ये इनके बीच में मूल अंतर है। आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग इनका पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे होंगे। अगर फ़ायदा उठा रहे हैं क्वेश्चंस का तो सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।